India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े तमाम मामलों के बारे में अवगत कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. ताजा घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल को एक मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह के लिए जारी समन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। 18 जून को ईडी ने वेणुगोपाल को मैसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सलूजा को जारी किए गए ESOP पर दी गई कानूनी सलाह के लिए समन जारी किया था। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को भी इसी तरह के समन जारी किए गए थे, हालांकि बाद में इन्हें वापस ले लिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन या SCAORA ने CJI को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को जारी किए गए सम्मन पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। प्रताप वेणुगोपाल को ईडी ने 19 जून 2025 को एक सम्मन जारी किया था, जिसमें उन्हें 24 जून 2025 को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। यह सम्मन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 50 के तहत जारी किया गया है। मामला केयर हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा पूर्व रिलीजन एंटरप्राइजेज चेयरपर्सन रश्मि सालूजा को दिए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के आवंटन से संबंधित है। SCAORA ने CJI से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में स्वतः संज्ञान लें और ईडी की कार्रवाई की जांच करें। एसोसिएशन ने कहा कि ईडी की कार्रवाई वकील ग्राहक विशेषाधिकार का उल्लंघन है और इससे वकीलों के बीच भय का माहौल बन सकता है। SCAORA ने यह भी कहा कि वकीलों को अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव या उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए। वकील समुदाय ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की है और कहा कि यह वकीलों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की है और वकील ग्राहक विशेषाधिकार की रक्षा के लिए कानूनी संशोधन की मांग की है। वकील ग्राहक विशेषाधिकार और वकीलों की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करता है। SCAORA की मांग है कि CJI इस मामले में हस्तक्षेप करें और वकीलों के अधिकारों की रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मित मंदिर को गिराने पर रोक लगाई है। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए मंदिर को तोड़ने पर रोक लगा दी है। आरोप है कि अपार्टमेंट परिसर के ओपन स्पेस रिजर्वेशन भूमि या OSR के रूप में चिन्हित भूखंड पर बिना अनुमति के मंदिर का अवैध निर्माण किया गया। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पक्षों को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय के हाल ही के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अपार्टमेंट मालिक संघ OSR भूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए यह माना जा सकता है कि मंदिर बिना अनुमति के बनाया गया था और अनधिकृत था। न्यायमूर्ति SM सुब्रह्मण्यम ने मदुरै निगम अधिकारियों को मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और कहा कि OSR भूमि को
4 सप्ताह के भीतर तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1971 के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए। एक क्लैट पीजी उम्मीदवार जतिन श्रीवास्तव ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम द्वारा ली जा रही काउंसलिंग फीस को चुनौती दी है। श्रीवास्तव ने हाल ही में क्लैट पीजी परीक्षा में 474वीं रैंक हासिल की है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को 30,000 रुपए की फीस जमा करनी होती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को हर राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 20,000 रुपए की पुष्टिकरण फीस जमा करनी होती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह फीस अत्यधिक है और इसका उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है जिसके लिए काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच कर रही है। कोर्ट ने मामले को 23 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। केरल हाई कोर्ट में भी एक समान याचिका दायर की गई है जिसमें काउंसलिंग फीस को चुनौती दी गई है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डॉक्टर लालपथ लैब्स को एक महिला की गलत टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और उसे 35 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। महिला ने अपनी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर लालपथ लैब्स में परीक्षण करवाया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उसे एचआईवी है, जिससे वह सदमे में आ गई और उसने अपना इलाज शुरू कर दिया। हालांकि बाद में दूसरी जांच में यह भी पाया गया कि एचआईवी से संक्रमित महिला नहीं थी। आयोग ने कहा कि डॉक्टर लालपथ लैब्स की लापरवाही के कारण महिला को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान हुआ है। आयोग ने लैब को निर्देश दिया कि वह महिला को 35 लाख रुपए का मुआवजा दे और साथ ही 9% की ब्याज दर से भुगतान भी करे। आयोग ने कहा कि लैब की गलती के कारण महिला को गंभीर मानसिक पीड़ा हुई है और उसके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आयोग ने यह भी कहा कि लैब को अपनी सेवाओं में सुधार करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में सटीकता और जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। डॉक्टर लालपथ लैब्स को अपनी सेवाओं में सुधार करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके चार्टेड अकाउंटेंट को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित जांच के आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में फंसाना उचित नहीं है। ईडी ने सीए पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भुजबल के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग की थी। हालांकि सीए ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने सीए के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिया है जो यह साबित करे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में भाग लिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीए का काम केवल भुजबल के खातों की जांच करना था और उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। कोर्ट ने ईडी की जांच पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी ने बिना उचित जांच के आरोपियों को फंसाया है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह निर्णय मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उचित जांच और सबूतों के महत्व को रेखांकित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूतों के आरोपियों को फंसाना उचित नहीं है। पर मुंबई के आईटीएटी में मुंबई वर्सेस मोक्षा डायमंड प्राइवेट लिमिटेड केस पर सुनवाई। मोक्षा डायमंड प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आयकर
रिटर्न में 2,60,60,780 की आय दिखाई थी। बाद में आयकर विभाग ने धारा 148 के तहत इस मामले को फिर से खोला और पाया कि कंपनी ने अपनी पुस्तकों में 56 लाख रुपए 40,475 प्राप्त किए और भुगतान किया था, जो एक बोगस फर्म अंजनी डायम प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेन देन से संबंधित थे। आयकर अधिकारी ने धारा 68 और 69 के तहत 56,40,000 का अतिरिक्त जोड़ा। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT ने माना कि मोक्सा डायमंड ने सभी लेन देन उचित बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए थे और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि आयकर विभाग ने इन दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी थी और इसलिए अतिरिक्त जोड़े गए आय को उचित नहीं माना। न्यायाधिकरण ने आयकर अपील आयुक्त के निर्णय को सही माना और आयकर विभाग की अपील को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने माना कि मोक्सा डायमंड के लेन देन वास्तविक थे और आयकर विभाग के आरोपों का कोई आधार नहीं था। इस मामले में आयकर विभाग को यह साबित करने में असफल रहने के कारण अतिरिक्त आय को हटाने का निर्णय लिया गया। केस पर ज्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर सानिया सोमपुरा। बताइए क्या कुछ कहा कोर्ट ने। गुड इवनिंग। आज हम ITO मुंबई वर्सेस मोक्सा डायमंड प्राइवेट कंपनी के केस के बारे में सुनेंगे। मोक्सा डायमंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो डायमंड का बिजनेस करती है। उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था जिसमें 2,60,6780 की इनकम दिखाई गई थी। 2021 में ये केस सेक्शन 148 के तहत रिपोर्ट रीओपन किया गया था। सेक्शन 148 का मतलब होता है कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि अपनी पुरानी रिटर्न में सही इनकम नहीं दिखाई तो वो अपनी पुरानी रिटर्न को दोबारा खोलकर एसेस कर सकते हैं। रिसेसमेंट के दौरान एसेसिंग ऑफिसर ने दिखाया कि SEC ने अपनी बुक्स में 56,40,475 रिसीव किया और वही पे किया था एक पार्टी के साथ जिसका नाम MS अंजनी डायम प्राइवेट लिमिटेड है। एओ का कहना था कि ये फर्म एक बोगस यानी नकली फर्म है जो फेक एंट्रीज प्रोवाइड करती थी। इसलिए एओ ने सेक्शन 68 और सेक्शन 69C के तहत 56.4 लाख का एडिशन किया। SEC ने इसके खिलाफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने अपील फाइल की। उसने बैंक सेटलमेंट्स, लेजर अकाउंट्स, ऑडिट फाइनेंशियल्स और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट सबमिट किया और कहा कि ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस के दौरान नॉर्मल तरीके से हुए थे और सेम ईयर में सेटल भी हो गए थे। मोक्सा ने ये भी आर्ग्यू किया कि अंजनी डायम को जो नोटिस भेजा गया था वो 6 साल के बाद भेजा गया था, इसीलिए उन्हें जवाब देना मैंडेटरी नहीं था। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने मोक्सा की बात मान ली, एविडेंस को एक्सेप्ट किया और एडिशन को डिलीट कर दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि SEC ने अपनी तरफ से जेन्युइन ट्रांजैक्शन का प्रूफ दिया था। फिर ये केस ITAT के पास गया जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया कि अंजनी डायम की एक बोगस कंपनी थी जिसका कोई रियल बिजनेस नहीं था। फिजिकल वेरिफिकेशन में भी ये कंफर्म हुआ। उनका कहना था कि मोक्सा ने डिलीवरी चालान, स्टॉक रिकॉर्ड्स या गुड्स के मूवमेंट का कोई प्रूफ नहीं दिया, इसीलिए पैसा जेन्युइन था। साथ ही उन्होंने सेक्शन 271C के अंडर पेनल्टी इनिशिएट की जो टैक्स पेयर को गलत रिटर्न देने पर पनिश करने की पावर देते हैं। लेकिन ITAT ने देखा कि एसएस ने सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर बैंकिंग चैनल से किए थे और लेजर, इनवॉइसेस, कंफर्मेशन, ITRs जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जिसे एओ ने चैलेंज नहीं किया। सेक्शन 1336 का नोटिस भी 6 साल के बाद दिया गया था, इसलिए सप्लायर को लीगली रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं था। इसलिए ट्रिब्यूनल ने एक डिसीजन को सही मान लिया और रेवेन्यू की अपील को डिसमिस कर दिया क्योंकि अपील रिजेक्ट हो गई। मोक्सा का रूल 27 के अंडर दिया गया एप्लीकेशन भी एकेडमिक हो गया और उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया। फाइनली दोनों एडिशंस 56.4 लाख सेक्शन 68 और 56.4 लाख सेक्शन 69C डिलीट कर दिया गया। ट्रांजैक्शंस जेन्युइन माने गए और केस एसएस के फेवर में डिसाइड हुआ। ये केस रियफर्म करता है कि अगर एसएससी वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो रेवेन्यू की ड्यूटी है कि उन्हें वो गलत प्रूफ करना, और अगर वो नहीं कर पाता तो एडिशन वैलिड नहीं माना जाता। रूल 27 की एप्लीकेंट को सिर्फ ओपन रखा गया लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं दिया गया।
आज कोर्ट अर्जन कर दिया गया ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सानिया, आपने यह जानकारी हमारे साथ साझा की। मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। बता दें, यौन अपराधों के विरुद्ध पीड़ितों की पहचान किसी भी रूप में उजागर नहीं की जानी चाहिए, यहां तक कि एफआईआर में भी नहीं। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने कहा कि अगर इस तरह की कोई गलती पाई जाती है तो पूरे पुलिस विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के डीजीपी और ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सभी जांच अधिकारियों को कड़े निर्देश दें कि वे यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान किसी भी रूप में उजागर न करें। कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और कानून के अनुसार है, जो यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए है। एक बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पीड़िता की पहचान उजागर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को कड़े निर्देश दिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ जांच अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जो यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए है। कोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि वे तुरंत प्रभाव से पीड़िता की पहचान को एफआईआर और अन्य दस्तावेजों से हटा दें। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है। क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बिना इंक्वायरी के टर्मिनेट किया जा सकता है? नहीं, ऐसा करना आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, जो पब्लिक सर्वेंट्स को ड्यू प्रोसेस का राइट देता है। इसी बात को रिसेंटली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने रीअफर्म किया। सीएटी एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 के तहत बनाई गई थी, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सर्विस डिस्प्यूट्स का फास्ट और फेयर सॉल्यूशन हो सके। हाल ही में जहांगीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के केस में सीएटी ने प्रिजन्स डिपार्टमेंट के वार्डन की 25 साल पुरानी टर्मिनेशन को क्वाश कर दिया। उन पर यह एलिगेशन था कि उन्होंने मल्टीपल मैरिजेस की थी, लेकिन बिना किसी डिपार्टमेंट इंक्वायरी के ही उनको हटा दिया गया। ट्राइब्यूनल ने यह टर्मिनेशन को आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। यह सिर्फ आर्टिकल 311 का ही नहीं, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 126 और जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल 1956 का भी वायलेशन था। क्योंकि एम्प्लॉय रिटायर हो चुके थे तो उनकी रीइंस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं थी, लेकिन कैट ने उन्हें 50% बैक वेजेस और फुल पेंशन बेनिफिट अवार्ड किए, साइटिंग द प्रेमपाल सिंह जजमेंट, जहां ये क्लैरिफाई किया गया था कि फुल वेजेस तभी मिलेंगे जब आप अनएम्प्लॉयमेंट का प्रूफ दे सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना ड्यू प्रोसेस के पनिश नहीं किया जा सकता, और अगर जस्टिस लेट भी आए तो भी वो जस्टिस ही होता है। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.